हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ्स विद जीएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे लाडलों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिसमें मैंने आपको हर तरीके के क्वेश्चन करवाए, हर तरीके के उसमें नियम बताए। उसमें मैंने आपको कैलकुलेशन कैसे अच्छी बनानी है, कुछ मैंने कैलकुलेशन के तरीके भी आपको सिखाए थे दोस्तों। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं मेरे लाडलों नया टॉपिक। ये हमारा होगा सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है पावर, सर्स एंड इंटीसेज, घात, घातांक एवं करनी। यानी कि कुछ चीज़ें अपने को यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन में पढ़ी थी अपन ने, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें अपन यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपने माँ बाप को कोई सपना दिखाया है तो कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठ जाइए। और आज की जो क्लास होगी, जैसा कि आपको पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले जो भी नया टॉपिक शुरू होता है मैं उसकी बेसिक चीज़ें बताता हूँ। तो आज का सेशन हमारा बेसिक का ज़रूर रहेगा, लेकिन अगर अगली क्लासों में जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे, जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे, तो उन चीज़ों पर ये जो चीज़ें हैं, जो आज की क्लास का जो बेस है, ये काम आने वाला है। क्योंकि घात, घातांक एवं करनी में कुछ रूल्स होते हैं मेरे दोस्तों, कुछ नियम्स होते हैं, उनको अपन क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और उन नियमों के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, काम करते हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा, इस सेशन को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो आपसे दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेकर के आप अवश्य बैठें, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएँ। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिएगा, तो मैं शुरू करता हूँ घात, घातांक एवं करनी से। आज घात, घातांक करनी की पहली क्लास है। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल जीरो लेवल। यानी कि ये मान के चलो कि घात, घातांक करने के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, वहाँ से मैं इस बात को शुरू करने वाला हूँ। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। कुछ इसमें रूल्स होते हैं दोस्तों, कुछ इसमें क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। अच्छा, पहले देखो, घात के बारे में तो आप सभी जानते हो, घात के बारे में आप सभी जानते हो। घात क्या होती है कि जैसे मान लीजिएगा कि मेरे पास कोई संख्या है 5, इसके ऊपर अगर मान लो मैंने लगा दिया 2, तो ये जो नीचे ये 5 होता है, इस 5 को तो अपन क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इस 5 को तो अपन क्या कहते हैं दोस्तों, आधार कहते हैं। और जो ये ऊपर 2 है मेरे पास, इस 2 को अपन क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, घात कहते हैं। और घात का मतलब हो गया जो जितनी संख्या उसके ऊपर लगी होती है, कोई संख्या के ऊपर, वो उतनी बार क्या होती है, गुणा होती है। तो यानी कि 5 के ऊपर 2 है, तो इसका मतलब ये 5 मेरा है, ये कितनी बार गुणा होगा, 2 बार होगा। ये हो गया 5 25। आपको लग रहा होगा कि सर ये भी चीज़ क्या बताने की है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, यानी कि वहाँ से स्टार्ट करूंगा जहाँ से आपको चीज़ें आती हैं थोड़ी बहुत। क्लियर है? जो चीज़ें नहीं आती हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन आपको जो आती है मैं वहीं से शुरू करूंगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य बनाए रखना है। और धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, आपको खुद ब खुद मज़ा आने लग जाएगा। आप खुद कह दोगे कि हाँ सर, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर। और अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, और आपके अपने चैनल मैथ्स विद जीएस को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जितना ये परिवार बढ़ेगा उतनी मेरे अंदर एनर्जी आएगी, मैं मोटिवेट होऊंगा उस चीज़ से, और मोटिवेट होऊंगा तो मैं बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। चलिए साथियों, तो घात का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये ए है, ए के ऊपर मैंने लगा दिया एन, तो जो ए होता है, ए मेरा क्या होता है, आधार होता है। एन जो होती है ये क्या होती है, घात होती है। अगर ए की पावर एन है, और मैं बराबर लिखता हूँ यहाँ पर, बताना मैंने लिखा यहाँ पर 7 की होल पावर 5, 7 की होल पावर क्या लिख दी, 5। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ ए का मान कितना होगा, तो आप कहोगे ए का मान 7 होगा। मैं पूछूं एन का मान कितना होगा, तो आप कहोगे एन का मान कितना होगा, 5 होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये तो होती है मेरे दोस्तों घात होती है। अब अपन बात करेंगे सर्स की, करनी की। किसकी बात करेंगे, करनी की और घातांक की बात करेंगे। देखिए, सर्स का मतलब करनी होता है, इंडिसेज का मतलब घातांक होता है। लेकिन हिंदी में घात, घातांक एवं करनी बोलना अच्छा लगता है, इंग्लिश में पावर, सर्स एंड इंडिसेज बोलना अच्छा लगता है, इसलिए टॉपिक का नाम इस प्रकार से दिया गया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो घात के बारे में आप सीख चुके हैं इस चीज़ को कि घात क्या होती है, कि किसी संख्या के ऊपर जो लगी होती है वो घात कहलाती है। जो संख्या होती है हमारा ये आधार का काम करती है, और जो ये ऊपर संख्या होती है घात का काम करती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला नियम, नियम समझना, सारे नियम यहाँ पर 8 9 10 नियम अपने को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जैसे जैसे अगर नियम कंप्लीट हो जाएंगे आपके, फिर मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन लगाऊंगा दोस्तों, जिससे कि आपको फिर ये नियम, अगर ये रूल याद होंगे आपको, तो आपको क्वेश्चनों को करने में बहुत आसानी रहेगी। मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा कि इन रूल्स को उस क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करना है। केवल अब आपको आज का जो सेशन रहेगा इन नियमों को क्लियर करने का है। अगली क्लास से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और नियमों को मेरी गारंटी याद करवाने की, ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं याद करवाऊंगा। याद करना नहीं है,
मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको कि आपके सपने में भी सर्ट्स एंड इंडिसेस घूमेगी दोस्तों, घातांक करनी आपके सपने में भी घूमने लग जाएगी। पहली बात को समझना मेरे लाडलों, इस प्रकार से दिया गया कि a की पावर x, और a की पावर y, ये हो क्या रहा है, गुणा हो रहा है। ये हो क्या रहा है, गुणा हो रहा है। ध्यान रखना, मुझे बताना a क्या होता है, आधार होता है, और x और y यहाँ पर क्या है, घात हैं। x और y यहाँ पर क्या है, घात हैं। तो मैं आपसे एक बात कहूँगा यहाँ पर कि अगर आधार समान होता है और बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है। ध्यान से सुनना, नियमों को आप खुद से नोट्स बनाओगे, इन चीज़ों को मैं यहाँ पर नहीं लिखने वाला कि यदि आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। ये खुद से आप लिखोगे। लिखना कैसे है कि यदि आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो उनकी घात आपस में जुड़ जाती है। यानी कि मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखूंगा, a की पावर x प्लस में y, a की पावर क्या लिखूंगा, x प्लस में y लिखूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है। जैसे मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर कि 3 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3। अब आप कहोगे कि सर आधार क्या आ गया यहाँ पर, 3 और 3 आ गया। आधार समान है और बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो घात आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2 प्लस में 3, यानी कि मेरे लाडलो ये बन गया 3 की पावर क्या, 5। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, 2 की पावर 1 से लेकर के और 2 की पावर 10 और 3 की पावर 1 से लेकर के कम से कम 3 की पावर 7, 4 की पावर 1 से लेकर के 4 की पावर 5-6 तक, इसमें भी याद कर लेना आप। 5 की पावर 1 से लेकर के 5 की पावर कम से कम 5 है, और 6 की पावर 1 से लेकर के कम से कम 6 की पावर 5, और 7 की पावर 1 से लेकर के कम से कम 7 की पावर 5। ये आपके लिए मेरे दोस्तों होमवर्क का काम दे रहा हूँ मैं आपको, कि ये आपको होमवर्क का काम है। ये कैसे आपको बनना है, ये याद रखने हैं, ये आपको याद रखने हैं, आगे काम आएंगे जब मैं बताऊंगा आपको कि देखो ये यहाँ पर यूज आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर खुद से एक होमवर्क में करना है। ये चीज़ें मैं आपको चाहूँ तो लिखवा दूंगा, लेकिन खुद से जब तक आप खुद नहीं करोगे तो चीज़ों को सीख नहीं पाओगे दोस्तों। क्लियर है? तो 3 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया कि 3 को 5 बार गुणा करूँगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये घात का नियम हो गया हमारा। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना हो जाएगा मेरा, 243। यानी कि 3 की पावर 5 क्या होगा, 243। अगर 3 की पावर 5 हमें याद है तो हम सीधा सीधा 243 लिख देंगे। याद नहीं है तो मेरे लाडलो इस प्रकार से करना पड़ेगा, जो कि हमें और विद्यार्थियों से ये पीछे लेकर के जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। क्लियर है? तो अपने को ऐसा नहीं करना है, 3 की पावर 5 सीधा याद रखना है, क्या होता है, 243 होता है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा है, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ। 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2 गुणा में 2 और गुणा में 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 और गुणा में 2 की पावर -1 और गुणा में 2 की पावर -2। ये मैंने लिखा और मैं पूछता हूँ, बताओ इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। समझना चीज़ को, यहाँ पर मैं नियमों को समझा रहा हूँ आपको। पहला नियम आप क्या पढ़ रहे हैं कि आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें क्या होते हैं, जुड़ जाती हैं। मुझे बताना मेरे प्यारे लाडलों, यहाँ पर कितना है आधार, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी, सभी जगह 2 हैं। आधार सभी जगह क्या है, 2 है। अब आधार सभी जगह 2 आ गया मेरे लड्डुओं, तो बताना 2 की पावर 3 प्लस में 2, प्लस में कितना, 2। अब आप कहोगे सर इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके ऊपर 1 है। बात समझ में आ रही है? जिसके ऊपर कुछ नहीं उसका मतलब क्या है, वहाँ पर 1 है, तो प्लस में क्या लिखा, 1। अब 2 की पावर, ये 2 किसका है, माइनस का है, तो प्लस करूँगा तो माइनस को प्लस करूँगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस करूँगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसको मैं प्लस करूँगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मुझे बताना 3 प्लस का ये कट गया, 2 प्लस का 2 माइनस का कट गया, 1 प्लस का 1 माइनस कट गया, कुछ नहीं बचा। क्या बचा, 2 की पावर 0 बची। या तो ऑप्शन ये होगा। अगर ऑप्शन ये नहीं है तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट डाल करके लिख लेना कि यदि किसी संख्या की घात 0 हो, यदि किसी संख्या की घात क्या हो, 0 हो, तो उसका मान हमेशा और हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ये बात आप नोट डाल करके लिख लेना कि किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है। संख्या ही क्या, चाहे कोई भी चीज़ हो,
कुछ भी हो, अगर उसकी पावर जीरो आ जाती है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला जो नियम है वो आपको याद हो गया होगा कि आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। सेकंड बात करते हैं अपन लाडलो, दूसरा नियम। दूसरा नियम हमसे क्या कहता है, अब देखो यहाँ पर दूसरा कहते हो, यहाँ पर मैंने a की पावर x लिखा है। अगर आप a की पावर x लिख दिया मैंने, अगर आप किसी संख्या को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हो, यदि किसी भी संख्या को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेकर के आते हो तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। ध्यान रखना, ये नियम यही कहता है कि जैसे मान लो a की पावर x कोई संख्या है मेरे पास, अब a की पावर x को अगर मान लो मैं नीचे ले जाना चाहता हूँ, नीचे का मतलब हो गया 1 बटा में उल्टा कर देना चाहता हूँ, यानी कि ये समझ के चलो आप बात को कि अगर आप किसी संख्या को उल्टा कर देते हो या बदल देते हो तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। क्या समझ में आया? क्या लिखोगे आप कि यदि किसी संख्या को पलट देते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो ये a की पावर x है, a की पावर x जो x है प्लस का है, अब इसको बदलते ही आ जाएगा a की पावर माइनस का x हो जाएगा। a की पावर क्या हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा। जैसे ये a की पावर माइनस x है, अब इसको बदलूंगा मैं तो ये हो जाएगा 1 बटा में a की पावर, 1 बटा में a की पावर, ये हो जाएगा किसका? प्लस का x हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास ये लिखा होता 1 बटा में p की पावर माइनस क्यू, p की पावर माइनस क्यू, तो इसको मैं क्या लिख सकता था? इसको बदल दूंगा तो ये हो जाएगा p की पावर क्या? ऊपर जाते ही प्लस का क्यू हो जाएगा। बताना मैंने इसको बदल दिया कि नहीं बदल दिया? यहाँ पर आप कहोगे सर बदल दिया, एक पहले एक के नीचे था फिर मैंने इसको ऊपर ले गया, तो ऊपर ले जाते इसकी घात का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि किसी संख्या को बदल दिया जाता है, बदलने का मतलब है कि उसको उल्टा कर दिया जाए, अंश को हर में हर को अंश में ले जाएं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना आप लोगों को। क्लियर है? एनी डाउट इसमें? नो डाउट। कोई समस्या है क्या? नहीं है। अब देखो, अब यहाँ से अगर मान लो मैं लिखूँ आपके सामने कि x की पावर -3, इसको आप क्या लिखोगे? x की पावर -3 आप क्या लिखोगे? 1/x की पावर 3 लिखूंगा मैं। क्या लिखेंगे? 1/x की पावर 3। जैसे मान लो मैंने आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन लिखा कि 2 की पावर -3 इसका मान बताओ, 2 की पावर -3 का मान बताओ। आप क्या कहोगे? सर पहले आप इसको ऐसे लिख दो, भी बदल दो कि 1/2 की पावर 3 कर दो, और 1/2 की पावर 3 होता है 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि सेकंड नियम आपका क्लियर हो गया होगा। यानी कि सेकंड नियम क्या ध्यान रखना है, कैसे लिखोगे आप अपनी नोटबुक में कि यदि किसी संख्या को पलट दिया जाए अर्थात उल्टा कर दिया जाए तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। अब थर्ड नियम हमें क्या कहता है? थर्ड नियम हमसे ये कहता है कि अगर किसी भी कोष्टक के ऊपर घात लगी हुई है, किसी भी कोष्टक के ऊपर घात लगी हुई है तो वह घात अंदर की सभी संख्याओं पर लग जाती है। ध्यान से सुनना बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि कोष्टक के बाहर या कोष्टक के ऊपर कोई घात लगी हुई है तो वह घात अंदर की सभी संख्याओं पर लग जाती है। जैसे कि a बटा b की होल पावर x है, इसका मतलब ये है, इसका रूप कैसे बनेगा? इसको ऐसे लिखूंगा, a की पावर x भी होगा और b की पावर x भी होगा। इस बात का ध्यान रखना है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि अगर किसी संख्या की होल पावर कोई भी है, कोई भी घात है कोष्टक के ऊपर, तो उसके जो घात है वो अंदर की सभी संख्याओं पर लग जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो हाँ या ना। आप कहोगे कि सर समझ में आया, यानी कि मैं ये कह दूँ आपको कि यदि, अब लिखोगे कैसे आप इसको? यदि कोष्टक के बाहर कोई घात लगी है तो वह अंदर की सभी संख्याओं पर लग जाती है, या अंदर की सभी संख्याओं की घात से क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। बात समझ में आ रही है? यानी कि अब यहाँ पर घात 1 थी, इसके ऊपर भी 1 थी, तो x को 1 से गुणा करूँगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर 2/3 की होल पावर 4, तो आप क्या लिखोगे इसको? आप इसको लिखोगे 2 की पावर 4 बटा में 3 की पावर 4 बराबर 2 की पावर 4 क्या होता है? 16, 3 की पावर 4 क्या होता है? 81। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? कोई डाउट इसमें?
अरे है क्या, नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तीसरा नियम भी हमारा क्लियर हो गया होगा। तीसरा नियम में क्या लिखोगे, यदि किसी कोष्टक के बाहर कोई घात लगी है तो वह घात अंदर की सभी संख्याओं पर लग जाती है और उनकी घातों से गुणा हो जाती है। बात समझ में आ रही है? चलते हैं आगे। चौथा पॉइंट देखिए मेरे लाडलों, चौथा पॉइंट हमसे क्या कहता है? चौथा पॉइंट हमसे ये कहता है कि जैसे मान लो ये ए बटा बी है, ए बटा बी की होल पावर एक्स। आप कहोगे सर तीसरे में और चौथे में क्या अंतर है? मैं तीसरे को अलग चीज़ बता रहा था। तीसरे को बता रहा था कि अगर होल पावर कोष्टक के बाहर अगर घात एक्स है या कोई भी घात है तो अंदर की सभी घातों से क्या हो जाती है, वो गुणा हो जाती है, या अंदर की सभी संख्याओं पर वह घात लग जाती है। बात एक ही है। लेकिन इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें मैं ये कर रहा हूँ कि जो ये मेरे पास ए बटा बी है ना, इसको मैं बदल रहा हूँ, ए बटा बी को बदल रहा हूँ। वैसे मैं सिखा चुका हूँ आपको कि अगर मैं किसी संख्या को पलट देता हूँ तो उसकी घात का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। फिर भी मैं इसको लिख के लेके आगे इस बात को कि जैसे मान लो ए बटा बी है, अगर मैं इसको बी बटा ए लिखूंगा, अगर मैं इसको b बटा ए लिख दूंगा तो इसकी घात किस में थी पहले, प्लस में, तो ये हो जाएगी किस में, माइनस में x हो जाएगी। क्या मैं ये चीज़ मैं नहीं सिखा के आ चुका आपको सेकंड नियम में? नहीं सिखा के आ चुका क्या? बात समझ में आ रही है? दूसरे नियम में ये तो चीज़ सिखाई है कि अगर आप किसी संख्या को पलट देते हो या उल्टा कर देते हो तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो सेम मैंने यहाँ पर भी वही काम किया है कि जो ये a बटा b था मैंने इसको बदल दिया, ये b बटा a कर दिया। अब b बटा a करते ये प्लस की x थी पावर, अब माइनस की क्या हो गई, x हो गई। जैसे ये a बटा बी है, अब मैं इसको अगर b बटा ए कर देता हूँ तो मुझे बताना मेरे साथियों इसकी पावर किस में है, माइनस में x, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस में x हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि चौथा पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। आप चाहो तो पॉइंट के रूप में अगर याद रख पाओ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं, पॉइंट लिखो और उसकी चीज़ें लिखो कि यदि किसी संख्या को बदल दिया जाता है तो उसकी घात का चिन्ह भी बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पाँचवा पॉइंट, ए की पावर एक्स बटा ए की पावर वाई। ए की पावर एक्स बटा ए की पावर वाई। मेरे लाडलों, मेरे मित्रों, मुझे एक बात बताना साथियों, यहाँ पर आधार क्या है, ए, यहाँ भी आधार क्या है, ए, और ये किसका चिन्ह है यहाँ पर, भाग का, यानी डिवाइड हो रहा है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे लाडलों कि जब भी आधार समान हो और आपस में वो भाग हो रहे हों तो उनकी घात घट जाती है। उनकी घात क्या होती है, घट जाती है। ध्यान से सुनना, आधार समान हो और वो आपस में विभाजित हो रहे हों तो उनकी घात घट जाती है, यानी कि ये हो जाएगा ए की पावर एक्स माइनस में वाई। अब आप कहोगे कि सर ये कुछ पल्ले नहीं पड़ी बात। मुझे एक बात बताना मेरे लाडलों, इसको मैं इस ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि ये ए की पावर एक्स तो यूं की यूं ही है, अगर मैं इस नीचे वाले को ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या इसकी घात का चिन्ह नहीं बदल जाएगा क्या? तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो गुणा में ये बनेगा क्या, ए की पावर माइनस वाई। क्या मैं ये बनी पता क्या चुका कि आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घात जुड़ती हैं। जुड़ने का मतलब ए की पावर एक्स तो है ही और प्लस में माइनस का वाई, प्लस को माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस का वाई हो जाएगा। तो मैं सीधा सीधा आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर आधार समान हो तो वो आपस में विभाजित हो रहे हो तो उनकी घात क्या होती हैं, घट जाती हैं। उनकी घात क्या होती हैं, घट जाती हैं। बात हजम हुई कि नहीं हुई? अरे क्लियर है? जैसे मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर कि ए की पावर 7 बटा में ए की पावर 4, मैं बोलता हूँ बताओ इसका मान क्या आएगा। अच्छा, इस ए की जगह पे आप लिख लो मेरे लाडलो क्या, 3 लिख लो। ए की जगह पे कितना लिख लो, 3 लिख लो। मैंने क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि 3 की पावर 7 और अपोन में 3 की पावर क्या है, 4। ये क्वेश्चन दिया, मैं आपसे पूछता हूँ बताओ इसका मान क्या होगा। अब आप क्या करोगे, सर मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि 3 की पावर 7 माइनस में 4, क्योंकि मुझे पता है कि आधार इनमें भी 3 है इसमें भी 3 है तो घात आपस में घटेंगी। तो 3 की पावर 7 माइनस 3 की पावर 4 यानी कि क्या बचेगा, 3 की पावर 3, और इसका मान कितना आ गया, 27। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप चाहो तो ऐसे भी हल कर सकते हो, बताना ऊपर कितनी घात है, 7 घात, नीचे कितनी घात है, 4 घात है। तो ये 4 घात से 7 घात 4 घात कट जाएंगी, बचेंगी कितनी, तो 3 की पावर 3 घात बचेंगी, और 3 की पावर 3 घात कितनी होती है, 27। लेकिन ये तरीका समझ में आना चाहिए। ये तो फिर आपका क्या हो गया, एक कैलकुलेशन करने का शॉर्ट मेथड हो गया जो मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे, बहुत ज़रूरी है ये भी सीखना, लेकिन इससे पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना बेहद ज़रूरी है। तो 5वां पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर आधार समान और आपस में वो विभाजित हो रहे हो तो उनकी घात आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। नेक्स्ट रूल हमसे क्या कह रहा है मेरे मित्रों, नेक्स्ट रूल हमसे ये बात कर रहा है कि अगर मान लो
कि किसी संख्या की घात के ऊपर होल पावर है, अगर किसी संख्या के घात के ऊपर होल घात है, यानी कि घात के ऊपर कोष्टक के ऊपर घात है, तो आपस में वो गुणा हो जाती हैं। आपस में वो क्या हो जाती हैं? गुणा हो जाती हैं। यानी कि मेरे पास एक है, एक की पावर क्या है? एक्स, और इसकी भी होल पावर वाई है, तो ये आपस में गुणा हो जाएंगी। क्या क्या गुणा होंगी? एक्स वाई। यानी कि इसको मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिखूंगा? ए की पावर एक्स वाई। इस एक्सप्रेशन को क्या लिखूंगा मैं? ए की पावर एक्स वाई लिखूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि अगर किसी घात के ऊपर घात है तो वो आपस में क्या हो जाती हैं? गुणा हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, कोष्टक का चिन्ह होना चाहिए। मैं आपसे बोलूं कि ए की पावर एक्स और फिर इसकी पावर वाई, इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ तो एक्स की पावर वाई हो रहा है और यहाँ एक्स में होल पावर वाई हो रहा है। बात समझ में आ रही है? दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे मैं लिखूँ आपके ऊपर सामने कि 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 और होल पावर 3, और एक बात मैं लिखूँ 2 की पावर 2 और इसकी भी पावर 3, इन दोनों का चीज़ अलग है, ध्यान रखना। अगर मैं इसको हल करूँगा तो आएगा 2 की पावर 3 दूनी 6, ये तो आपस में होंगे क्या? गुणा। लेकिन यहाँ ये गुणा नहीं होंगे, इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 2 तो है ही हमारा, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ध्यान रखना इस बात का। क्या समझ में आ रही है? तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, मैं केवल आपसे एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि घात के ऊपर अगर घात होती है तो आपस में क्या हो जाती है? गुणा होती है। लेकिन उनके बीच किसका चिन्ह होना चाहिए? कोष्टक का चिन्ह होना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नियम आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। अगर ये नियम ध्यान नहीं रख पाओगे तो सवाल नहीं कर पाओगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ मेरे लाडलों, सवालों को करने के लिए आपको ये रूल्स याद रखने ही पड़ेंगे। क्लियर है? चलते हैं आगे नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? 7वां और 8वां दोनों सेम रूल है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है मेरे मित्रों। कैसे समान समान है मुझे बताना मेरे साथियों। आधार क्या है यहाँ पर? ए। यहाँ भी आधार क्या है मेरा? ए। समझ में आ रही है बात? मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ भी आधार ए है, यहाँ भी आधार ए है, और बीच में अब किसका चिन्ह आ गया? बराबर का चिन्ह। अगर बीच में गलती से यहाँ आ जाता गुणा का चिन्ह तो घातें जुड़ जाती, लेकिन मेरे प्यारे लाडलों, मेरे लड्डुओं, यहाँ बराबर का चिन्ह है, तो मुझे बताना घात भी आपस में क्या होंगी? बराबर। यानी कि x बराबर क्या होगा? y होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ध्यान से समझना। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आधार समान है तो घात भी बराबर होंगी। आधार समान है और घात भी है, आधार समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो घात भी क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन ये आया मेरे सामने कि 5 की पावर 4 इक्वल टू 5 की पावर n, और हमसे पूछता है कि n का मान ज्ञात करो। 5 की पावर 4 बराबर 5 की पावर n, हमसे पूछता है कि n का मान ज्ञात करो। अब मुझे पता है कि नियम याद है, तभी मैं सवाल को कर पाऊंगा बहुत जल्दी से। नियम क्या याद है? हमारे गुरुजी ने बताया था कि अगर आधार हो जाए समान और बीच में आ जाए बराबर का चिन्ह तो घात भी आपस में हो जाती हैं बराबर। यानी कि घात बराबर होने का मतलब यहाँ पर n है और यहाँ 4 है, तो n का मान बोलो कितना आ गया रे? 4 आ गया। बताना मेरे साथियों, क्या आप इसका जवाब दे पाओगे? तो आधार समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो घात भी आपस में बराबर होती हैं। अब यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर क्या समान हो गई? घात समान हो गई। जैसे यहाँ आधार समान हुआ था तो घात बराबर हो गई, यहाँ पर आधार घात समान है और बीच में बराबर का चिन्ह, तो आधार बराबर हो जाएंगे। यानी कि a बराबर में b, a बराबर क्या आएगा? b आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आधार समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो घात समान, अगर घात समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो आधार समान। दोनों के दोनों सेम थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कि मैंने लिखा 7 की पावर 4 बराबर में m की पावर 4, m की पावर 4, तो m का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? m का। सॉरी, ये क्या लिख दिया? n क्यों लिख दिया मैंने? m का मान ज्ञात करो। अब आप सीधा सीधा कह सकते हो कि घात यहाँ पर सर 4 है, यहाँ भी 4 है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो m का मान भी कितना आएगा? 7 ही आएगा। बोलो बात हजम हुई कि नहीं हुई? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 8 पॉइंट अब तक अपन पढ़ चुके हैं। मैं एक बार फटाफट से इनका करवा देता हूँ आपको
रिवीजन। क्या करवा देता हूँ मेरे लाडलों? रिवीजन। घात क्या होती है कि किसी संख्या के ऊपर जितनी संख्या लगी होती है वो घात कहलाती है। ये जो संख्या होती है आधार होता है, यहाँ जो संख्या होती है ये घात होती है। ये जिस संख्या के ऊपर जितनी घात होती है वह उतनी ही बार क्या होती है? गुणा होती है। ये बात ध्यान रखनी है। बात समझ में आई क्या? दूसरा, मैंने पहला पॉइंट आपको समझाया कि आधार समान और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घात आपस में क्या होती है दोस्तों? जुड़ जाती हैं। दूसरा पॉइंट समझिए अपन ने कि अगर मान लो मैं किसी संख्या को बदल देता हूँ, किसी संख्या को पलट देता हूँ, यानी कि अंश को हर में हर को अंश में ले जाता हूँ, तो उसकी घात का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको सिखाया यहाँ पर कि अगर मेरे पास कोई संख्या है, अगर उसके ऊपर होल पावर कुछ भी है तो वह घात सभी पदों से गुणा सभी पदों पर लग जाती है, सभी पदों पर लग जाती है। चौथा मैंने बताया कि अगर आप किसी संख्या को पलट देते हो, ये दूसरा और चौथे में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर मैंने लिख के बता दिया, वहाँ थोड़ा मैंने सीधा बता दिया। चौथा पॉइंट हमसे कह रहा है कि अगर किसी संख्या को आप बदल देते हो तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। उसकी घात का क्या बदल जाता है? चिन्ह बदल जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगली पार्ट करते हैं। अगर मेरे पास आधार समान होता है और वो आपस में विभाजित हो रहे हैं तो उनकी घात आपस में क्या होती हैं? घट जाती हैं। छठा पॉइंट अपन ने सीखा यहाँ पर मेरे साथियों, क्या सीखा? कि अगर घात के ऊपर घात होती है तो आपस में क्या होती हैं? गुणा होती हैं। सातवां पॉइंट अपन ने, सातवां और आठवां सेम है। आधार समान है, बीच में बराबर का चिन्ह तो घात समान। घात समान है, बीच में बराबर का चिन्ह तो आधार समान। बात समझ में आई? ये 8 पॉइंट अपन क्लियर कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक और पॉइंट बच रहा है, सॉरी, 9वां पॉइंट को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अगर a की पावर x बराबर k है, a की पावर x बराबर k है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि a बराबर में k की पावर 1/x। अब देखना ये कैसे आया कैसे नहीं आया हमें इससे मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे याद रखना है कि अगर a की पावर x बराबर k है, a की पावर x बराबर k है तो a बराबर क्या होगा? k की पावर 1/x होगा। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 है। अच्छा, 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है? 8 है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूँ? इस एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 बराबर में 8 की पावर 1/3। ध्यान दो यहाँ पर, समझना चीज़ों को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ऐसा लिखूंगा तो भी ये गलत नहीं होगा। क्यों? देखो, 2 की पावर 3 भी 8 होता है, बराबर 8, 8 बराबर 8 हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 है, 2 बराबर 2 की पावर 1/3, 1/3 का मतलब हो गया कि 2 का क्यूब रूट निकलेगा। 2 का क्यूब रूट यानी कि 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, और बराबर इधर कितना है? 2 चल रहा है। अब देखते हैं कि क्या 2 के बराबर 2 आता है क्या? मैंने बताया था घात के ऊपर घात होती है तो गुणा होती है, तो 3 को अगर 1/3 से गुणा करोगे तो कट जाएगा, 2 की पावर 1 क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। तो अगर आपके पास कहीं पर ऐसी चीज़ लिखी हुई है और ऐसे बदलना पड़े कभी हमें, तो आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। यानी a की पावर x बराबर अगर k है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a बराबर k की पावर 1/x होगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आपके सामने 4 का स्क्वायर बराबर 16, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 बराबर में 16 की पावर 1/2। एक ही बात है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए मेरी बात को? अरे कोई दिक्कत है क्या? मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? एनी डाउट? नो डाउट। तो ये अपने को 9 पॉइंट यहाँ पर क्या रखने हैं दोस्तों? ध्यान रखने हैं। ये 9 पॉइंट अगर क्लियर हैं तो घातांक करनी से बनने वाला हर एक सवाल आप कर पाओगे। मैंने यहाँ पर आपको रूल्स करवाए हैं, ये 9 नियम समझाए हैं, 9 नियमों को मैंने विद उदाहरण विद एग्जाम्पल आपको समझाया है, एक एक चीज़ को क्लियर करवाया है। आप किस प्रकार से नोट्स बनाते हो, किस प्रकार से चीज़ों को समझते हो दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यही विनती करता हूँ कि जब भी आप कोई भी क्लास देखो तो कॉपी पेन लेके बैठा करो। कम से कम अगर नोट्स ना बनाओ तो मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ तो उसकी कम से कम आप प्रैक्टिस ही कर सको, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी बात होती है। कभी कभी क्या होता है कि कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जो हमने कभी देखे ही नहीं है, तो वो भी सीखने को मिल जाते हैं। चलिए लाडलो, बढ़ते हैं आगे। जैसे, अच्छा, एक बात बताना, ये होता है पूर्ण करनी। कंप्लीट सर्च क्या होता है, इसकी बात करते हैं अपन। कंप्लीट सर्च क्या होता है दोस्तों? कंप्लीट सर्च बोलते हैं इसको अपन, पूर्ण करनी कहते हैं। कंप्लीट सर्च यानी कि पूर्ण करनी। पूर्ण करनी क्या होती है दोस्तों? ऐसी रूट की संख्याएं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर √3।
अब बताना क्या आप √3 को टुकड़े कर सकते हो क्या? अच्छा, √3 कौन सी है, परिमेय है या अपरिमेय? आप कहोगे कि सर ये अपरिमेय है। कौन सी है? अपरिमेय है। अभी मैंने आपको ऐसे परिमेय और अपरिमेय नहीं बताया है, लेकिन बताऊंगा मैं आपको ये कौन सी है, अपरिमेय। अपरिमेय क्यों है? क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है वो क्या कहलाता है, पूर्णकर्णी कहलाता है। और ये अपरिमेय है, ध्यान रखना इस बात का। मैं कहूँ कि √4 कैसा है, परिमेय है, क्योंकि ये यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका वर्ग होता है, ये 2 का वर्ग होता है। तो पूर्णकर्णी क्या होती है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अपूर्ण वर्ग संख्याएं, अपूर्ण वर्ग संख्याएं पूर्णकर्णी कहलाती हैं। जैसे मैंने लिखा √5, इसके टुकड़े कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते। मैंने लिखा √11, इसके टुकड़े कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? मैंने लिखा आपके सामने √7, √7 का मतलब यहाँ 3 लिखा जाएगा, यहाँ 7 लिखा जाएगा। क्या आप इसके टुकड़े कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। यानी कि मैं कहूँ आपसे कि ऐसी रूट की संख्याएं जिनको आगे टुकड़े नहीं बना सकते, यानी कि उनके टुकड़े नहीं हो सकते, वो पूर्णकर्णी कहलाती है। तो पूर्णकर्णी में क्या लिखोगे कि ऐसी अपूर्ण वर्ग संख्याएं जिनके टुकड़े नहीं होते हैं वो कहलाती हैं पूर्णकर्णी कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णकर्णी कहलाती है, कंप्लीट षड्स कहलाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है मिश्रकर्णी। क्या आता है मेरे लाडलो? मिश्रकर्णी। मिश्रकर्णी यानी कि मिक्स षड्स। मिक्स षड्स की बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो मिक्स षड्स क्या होता है मेरे साथियों? मिक्स षड्स की अपन यहाँ पर बात करने वाले मित्रों, तो मिक्स षड्स हमारा क्या कहलाता है, इसको समझना। मिक्स षड्स हमारा क्या होता है, देखना यहाँ पर दोस्तों कि मिक्स षड्स में हम क्या लिखते हैं कि जैसे मान लीजिएगा इसके टुकड़े भी हो जाएं और ऐसी संख्याएं जिसके टुकड़े हो सकते हैं, जैसे 2√5। ऐसी संख्याएं जिसके टुकड़े हो सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? मिश्रकर्णी में कहलाती हैं। यानी कि जिसके साथ में मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी ऐड कर सकता हूं। जिसके साथ में क्या कर सकता हूं मैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी जोड़ सकता हूं। जैसे मेरे पास अब ये 2√5, सॉरी, अब ये 2√5 मेरे लाडलो, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2 गुणा में √5? बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बात समझ में आ रही है? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 2 गुणा में √5? आप कहोगे सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बताना, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं, √2 गुणा में √2 और गुणा में √5। बोलो यहाँ पर इसके टुकड़े हुए कि नहीं हुए? अरे यहाँ पर टुकड़े हुए कि नहीं हुए? तो ये मुझे बताना, ये क्या कहलाती है? हमारी मिश्रकर्णी कहलाती है। कौन सी करणी कहलाती है? मिश्रकर्णी कहलाती है, मिक्स षड्स कहलाती है। जैसे मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर √3 टुकड़े कर सकते हैं अपन इसके। बात समझ में आ रही है? कैसे करेंगे? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 गुणा में √3, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं √7 गुणा √3 मैं लिख सकता हूँ। मुझे क्या दिक्कत आ रही है? आ रही है क्या? नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो साथियों मैं, अच्छा ये चीज़ क्या होती है इसको समझ पा रहे हो ना आप, कि अगर रूट में कोई भी 2 संख्याएं समान गुणा होती हैं तो रूट का चिन्ह हट जाता है और उसको एक बार लिख दिया जाता है। ये भी इसी का रूल होता है। यहाँ पर देखो √7 ये क्या बनेगा? मैंने बोला यहाँ पर √11 गुणा √11, आप कहोगे सर कितना आएगा? 11 आएगा। मैंने लिखा यहाँ पर √3 गुणा में √3 और गुणा में √3। तो ये √3 तो √3 से 3 बन जाएगा और ये √3 इसके साथ में आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं आना चाहिए। तो मिश्रकर्णी क्या होती है कि जिस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ कोई अलग संख्याएं जुड़ी हुई हो जिनके टुकड़े आसानी से हो सकते हैं। अगली बात करते हैं, अच्छा समरूप करणी और होती है एक। समरूप करणी होती है यानी कि सिमिलर षड्स बोलते हैं इसको अपन। इसको क्या कहते हैं मेरे लाडलो? सिमिलर षड्स। अब सिमिलर षड्स क्या होती है इसकी बात को समझना कि सिमिलर षड्स किसको कहते हैं। यानी कि ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो प्रत्येक संख्या के साथ समान होते हैं वो कहलाते हैं हमारे क्या? समरूप करणी कहलाती है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर √3, मैंने लिखा 2√3, मैंने लिखा यहाँ पर 5√3, मैंने लिखा यहाँ पर 7√3। ये कैसे होते हैं? समरूप करणी होती है। क्यों? क्योंकि √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ पर भी है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? मैंने लिखा आपके सामने जैसे √5 कोमा, मैंने लिखा 2√5 कोमा, मैंने लिखा यहाँ पर आपके सामने
5 कोमा मैंने लिखा 5 अंडर रूट 5, मैंने लिखा यहाँ पर 9 अंडर रूट 5। ये कैसी होती है हमारी समरूप करनी, क्योंकि यहाँ भी रूट 5 है, रूट 5 है, रूट 5 है, रूट 5 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई डाउट इसमें? अरे है क्या? नहीं है। अगर मान लो मैं आपसे कह दूं, मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर 4 अंडर रूट 7 और प्लस में 11 अंडर रूट 7। अब आपको इससे मान पूछता हूँ मैं, 4 अंडर रूट 7 प्लस में 11 अंडर रूट 7 ये क्या होता है? अब मुझे बताना, पहले तो बताओ कि कौन सी करनी है समरूप है, क्योंकि अंडर रूट 7 यहाँ भी है, अंडर रूट 7 यहाँ भी है, तो ये कॉमन ले लो, आप इसको कॉमन भी ले सकते हो या दोनों को जोड़ लो। 11 और 4 कितना हो गया? 15, और अंडर रूट कितना हो गया? 7 हो गया। ये लो सर जी, लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं है? अरे क्लियर है? जैसे मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर कि 9 अंडर रूट 3, 9 अंडर रूट 3 माइनस में 6 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 माइनस में 6 अंडर रूट 3। बताना कौन सी करनी है? समरूप करनी है। अंडर रूट 3 यहाँ भी है, अंडर रूट 3 यहाँ भी है, तो 9 में से 6 गया तो क्या बचेगा? 3 अंडर रूट 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3 अंडर रूट 3 बचेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि समरूप करने के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा यहाँ पर 8 अंडर रूट 3 और गुणा में सॉरी 2 अंडर रूट 3, 8 अंडर रूट 3 और गुणा में 2 अंडर रूट 3। बताना कौन सी करनी है? समरूप करनी है। अब समरूप करनी है तो आप ये मत कर देना 8 और 2 10 अंडर रूट 3। अरे लाड लो, ये तो ध्यान रखना है कि यहाँ चिन्ह किसका है। अरे यहाँ प्लस का था, प्लस किया, माइनस का है, घटाया। यहाँ चिन्ह किसका है? यहाँ चिन्ह किसका है? माइनस का है। ध्यान रखो, सॉरी गुणा का है, तो ये गुणा होंगी। गुणा कैसे होंगी? 8 दूनी 16, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करूंगा तो 3, और 16 तिया 48। तो ज़्यादा भावुक भी नहीं होना, आपको चिन्हों का भी ध्यान रखना है। बात समझ में आई? तो ये होती है हमारी सिमिलर सर्ड्स, समरूप करनी। क्लियर है? चलिए, अब जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है मेरे लाडलो। मैंने बोला यहाँ पर अंडर रूट 50 करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, माइनस में अंडर रूट में 98 98, और प्लस में अंडर रूट में 182, अंडर रूट में 182, और इसका हमसे पूछा है उसने मान। क्या पूछा है दोस्तों? उसने मान पूछा है। अब आप आराम से इसका मान निकाल सकते हो। बोलो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बोले सर हाँ निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको इसके साथ में करवा दिया है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताना मेरे प्यारे साथियों, क्या आप ये लिख सकते हो इसको अंडर रूट 50 को अंडर रूट में 25 गुणा 2? आप कहोगे सर लिख सकते हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है, अंडर रूट 25 दूना 50 बन जाएगा। माइनस इसको क्या आप लिख सकते हो 49 गुणा 2? बोले कि हाँ सर लिख सकता हूँ, 49 दूना 98 होता है। प्लस में आप इसको लिख सकते हो क्या 81 गुणा 2? बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या आप इसको लिख सॉरी 162 है दोस्तों, ये क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे, माफ़ी चाहता हूँ मेरे लाडलों, यहाँ 162 है, ये थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई है। यहाँ पर है क्या 162, कितना है लाडलों? सॉरी, यहाँ है कितना 162। चलिए दोस्तों, मुझे बताना अब इस 162 को अपन क्या लिख सकते हैं? 81 गुणा 2 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्लियर है? अब मुझे बताना साथियों कि 25 जो होता है ये किसका वर्ग होता है? 5 का। 5 का होता है तो ये 5 अंडर रूट 2 होगा कि नहीं होगा? बोलो। माइनस में ये 7 का वर्ग होता है तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 2। प्लस में 81 किसका होता है? 9 का, तो 9 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेरे प्यारे लड्डुओं, मुझे एक बात बताना, ये कौन सी करनी बन गई मेरी? समरूप करनी बन गई। कौन सी करनी बन गई? समरूप करनी बन गई। कैसे पता किया? क्योंकि यहाँ भी रूट 2, यहाँ रूट 2, यहाँ भी रूट 2। तो मुझे बताना अब यहाँ पर 9 तो प्लस का, 5 प्लस का 9 और 5 14, प्लस का और माइनस का 7, यानी कि 7 अंडर रूट 2 हमारा इसका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं है? अगली बात को समझना, मैंने आपको अभी समझाया था एक चीज़। क्या समझाया था मेरे लाडलों? मैंने बोला था जैसे अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 है, तो आप क्या लिखते हो? इसको 3 लिखते हो। अंडर रूट में अगर समान संख्याएं गुणा होती हैं, 2 बार गुणा हो रही हैं, तो रूट का चिन्ह हट जाता है और संख्याओं को एक बार लिख दिया जाता है। इसी बात को मैं लिखूँ यहाँ पर अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5, तो ये 5, ये अंडर रूट 5 तो 5 हो गया, और ये रूट 5 यूँ क्यों लिखा जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं है? लेकिन अगर मान लो मैं आपसे एक बात कह दूं, यहाँ पर है बात, क्या कह दूं कि जैसे मैंने बोला आपके सामने अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 7, आप क्या कहोगे? सर एक अंडर रूट 7 13, एक अंडर रूट 7 13, तो आप कह दोगे कि 2 अंडर रूट 7 हो गया।
कोई दिक्कत नहीं है सर, हो गया। मैं आपसे कहूँ कि जैसे √7 माइनस √7, तो आप क्या कहोगे सर, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या फिर मैं लिख देता यहाँ पर 2√11 माइनस में √11, तो 2 √11 में से एक √11 जाता तो क्या बचता, केवल √11 बचता। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात बोल दूं कि √3 प्लस √5, √3 प्लस √5, इस बात को समझना, √3 प्लस √5 अगर मान लो मैं आपसे बोल दूं, ये वाली चीज़ अगर मैं आपसे बोलूं, तो क्या इसका आंसर दे पाओगे आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि सर इसको √8 लिख दो, जो कि आपने कर दी बहुत ही बड़ी गलती। ध्यान रखना, अंडर रूट में संख्याएं ना अगर समान नहीं होती हैं, असमान संख्याएं अंडर रूट में ना तो जुड़ती हैं और ना ही घटती हैं, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने ये लिख दिया √5 माइनस √3, तो भी ये ऐसा क्या ऐसा ही रहेगा, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। √2 अगर लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात का रखना है आपको बेहद ज़्यादा ध्यान। क्लियर है? तो मैं समझाना यही चाह रहा हूँ आप लोगों को मेरे लाडलों, कि यहाँ अगर अंडर रूट में समान संख्याएं गुणा हो रही हैं तो अंडर रूट का चिन्ह हट जाता है और एक बार लिख दिया जाता है। अंडर रूट में समान संख्याएं जुड़ सकती है, अंडर रूट में समान संख्याएं घट सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अंडर रूट में अगर असमान संख्याएं हैं तो ना तो वो जुड़ती हैं ना ही वो घटती हैं। लेकिन मैं इसी बात को लिख दूं यहाँ पर √3 गुणा √5, √3 गुणा √5, तो हाँ अब आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट में 5 तिया 15, जिस बात को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट में 5 तिया 15। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है? चलिए दोस्तों, मैंने आपको सर्ट्स एंड इंडिसेज के बारे में मैंने आपको इसकी बेसिक जानकारी दी, इसके रूल्स पढ़े अपन ने, कुछ इसकी चीज़ें समझाई, कुछ मैंने 1-2 उदाहरणों के साथ मैंने बातें बताई है। मैं फिर कह रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट्स बनाया करो, नोट्स ना भी होना हो तो जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उनकी प्रैक्टिस किया करो। अगले सेशन में अपन अब लगाएंगे क्वेश्चन। क्या लगाएंगे दोस्तों? क्वेश्चन लगाएंगे। इन रूल्स को पढ़ना है अच्छी तरह से और याद कर लेना। अगली क्लास में अपन इसकी करेंगे प्रैक्टिस, इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं हर एक्सरसाइज का आपको वही प्रश्न करवाऊंगा यहाँ पर जो पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है, केवल डिजिट चेंज होती हैं, तरीके वही रहते हैं, संख्याएं बदलती हैं बस केवल। समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए साथियों, आपसे मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छी तरह से आप मेहनत करना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो मेरे लाडलों, तो क्लास को आप कर देना क्या, लाइक, और इसको कर देना फ्रेंड्स के साथ में शेयर, और आपके अपने चैनल मैथ्स विद जीएस को करना है क्या, सब्सक्राइब करना है दोस्तों। जितना ज़्यादा ये परिवार बढ़ेगा उतनी ही मेरे ऊपर जिम्मेदारी आएंगी, और जिसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं वो उतनी ही ज़्यादा मेहनत करता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। निठल्ले लोग मेहनत कभी नहीं करते हैं। मेरा परिवार को समझ करके मैं मेहनत करूँगा और आपके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा दोस्तों। आपके लिए मैं हमेशा 24 आवर अवेलेबल रहता हूँ। ऑफलाइन बैच में मैं यही बात बोलता हूँ और यहाँ पर भी मैं यही बात बोल रहा हूँ दोस्तों, आपके साथ हमेशा मैं तैयार हूँ। जितना मेरे से बन पाएगा उतना मैं आपके लिए हमेशा करने के लिए तैयार हूँ। चलिए लाडलो, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना है और अपनी तैयारी को निरंतर करते रहना है। अपने कर्तव्य पथ पर आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स विद जीएस। बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।